हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम 11th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे। उसके अलावा आज हमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी पर भी डिस्कशन करना है, देखना है क्यों है ये न्यूज़ में। आपको आज यूनिसेफ की एक रिपोर्ट पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट है और यहाँ पर मैंने मिडिवल हिस्ट्री के टॉप 100 MCQs, मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉप 100 MCQs एक मैराथन क्लास कंडक्ट की है और आपको ये वीडियो 6 PM पर, आज 6 PM पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे आपके जो MCQs हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं 6 PM पर। आपके आने वाले सभी एग्जाम जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है सब में ये यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंच ओपन टाइटल। रिसेंटली फ्रेंच ओपन कंक्लूड हुए हैं। आपको पता होगा कि पूरे साल में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। ये फ्रेंच ओपन सेकेंड नंबर का टूर्नामेंट है, ठीक है। रिसेंटली कंक्लूड किया गया है। इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। हमें बात करनी है मेन सिंगल का टाइटल। सो मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है स्पेन के। तो आपको प्लेयर के साथ साथ उसकी कंट्री भी याद रखनी है। सम टाइम क्वेश्चन कंट्री से फ्रेम होते हैं। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को डिफीट किया है। अगर हम वीमेन सिंगल के बारे में बात करें तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वितेक ने और ईगा स्वितेक पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको मिल जाएंगी। ईगा स्वितेक फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईगा स्वितेक वॉन हर 3rd कॉन्जिक्यूटिव फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप। लगातार तीसरी बार इन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल को अपने नाम किया है। तो ये कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन जीता है। द वर्ल्ड नंबर 1 बिकम द 3rd प्लेयर इन द ओपन एरा आफ्टर मोनिका सेल, जस्टिन हैनन। ये 2 टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन को जीता था और तीसरे नंबर की प्लेयर ईगा स्वितेक बन गई जिन्होंने 3rd टाइम कॉन्जिक्यूटिव मैनर में फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। इसके पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में और US ओपन 2022 में जीतने का काम किया था। After Serena Williams in 2013, she is only the second woman to win the Madrid, Rome and Roland Garros title in the same year। मतलब एक ही साल में इन्होंने मैड्रिड ओपन भी जीत लिया, रोम ओपन भी जीत लिया और फ्रेंच ओपन भी जीत लिया। और ऐसे करने वाली ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की वीमेन टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं सेरेना विलियम्स के बाद। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे समटाइम क्वेश्चन बनते हैं इनके कोर्ट से कि आपका फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है या US ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम देखने को मिलेंगे और जो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना है, वो विंबलडन ओपन है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी मंथ में, फिर फ्रेंच ओपन होता है मई में। अब आपका विंबलडन जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई में विंबलडन स्टार्ट हो जाएगा और आपका सबसे लास्ट में US ओपन खेला जाता है। US ओपन आपका अगस्त सितंबर के मंथ में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आप देखेंगे हार्ड कोर्ट में होता है, फिर हार्ड कोर्ट था तो हमने उसमें क्ले डाल दिया, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन आप देखेंगे आपका क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन होता है, ठीक। विंबलडन आपका क्ले लगाई है तो ग्रास आ गई, तो ग्रास कोर्ट में आपका विंबलडन होगा और लास्ट में वापस से हार्ड कोर्ट में आपका US ओपन होगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर आपका US ओपन। तो ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको याद रख सकते हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट एंड अगेन हार्ड कोर्ट, ठीक। तो ये आपके टूर्नामेंट्स हो गए। अगले पर्सन है ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा के 70th नंबर की लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, ठीक है। अभी 18th नंबर के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और हमारी लोकसभा के अगले स्पीकर कौन होंगे अभी इनका नाम रिवील नहीं किया गया है। हाँ, पोर्टफोलियो जरूर आ चुका है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, बिकॉज वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे ना तो करंट अफेयर्स रह जाएगा। तो हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे कि होम मिनिस्ट्री किसको मिली है, डिफेंस किसको मिली है, एटसेट्रा, ठीक। सो ओम बिरला री इलेक्टेड एंड ब्रेक्स द 20-year लोकसभा ट्रेंड।
यहाँ पे जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से, लगभग 20 सालों से ऐसा नहीं हुआ था कि दोबारा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को जीत कर आए हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ओम बिरला साहब की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कोटा है, ठीक है, और इन्होंने सेकेंड टाइम कोटा से अपना पार्लियामेंट की सीट को जीत लिया है और इलेक्ट होकर आए हैं। इसलिए बोला जा रहा है Om Birla, the incumbent Lok Sabha Speaker, has achieved a remarkable feat by the winning the Lok Sabha parliamentary seat from the Kota constituency. So Birla has become the first presiding officer in 20 years to be re-elected to the lower house of the parliament. इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 1996 में, 1996-1998 में अगर आप देखेंगे तो पीएम सांगमा ऐसे स्पीकर थे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लोकसभा के और वापस से इलेक्शन जीतकर लोकसभा में एंट्री लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक नया स्पीकर का नाम अनवील नहीं हो जाता, डिस्क्लोज नहीं हो जाता, तब तक जो अभी एग्जिस्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एग्जिस्टिंग लोकसभा स्पीकर हैं वही रहेंगे। तो लोकसभा स्पीकर फिलहाल कौन है जब हम इस करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ओम बिरला जी हैं, जब तक नए स्पीकर को नहीं चुन लिया जाता, ठीक है। पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो जी.वी. मावलंकर, ठीक है, जी.वी. मावलंकर आप देखेंगे पहले स्पीकर के थे लोकसभा के, और पहले डिप्टी स्पीकर लोकसभा के कौन थे, तो अनंत स्वामी अयंगर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब स्पीकर का काम क्या होता है, तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन करने का काम करता है। आर्टिकल नंबर 95 में अगर आप देखेंगे तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी चूजन फ्रॉम द अमंग्स द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जितने भी लोग पार्लियामेंट में होते हैं, मतलब 543 जो मेंबर होंगे, उनमें जो सीनियर मोस्ट है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है जनरली, उसको स्पीकर बना दिया जाता है। तो मतलब आपस में ही लोग इसको चुनते हैं, ठीक है, अलग से कोई इलेक्शन जैसा नहीं होता है, आपस में ही लोग इनको चुनने का काम, सिलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सिक्किम, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी जो 18 नंबर के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उनके साथ ही 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं। उनमें से एक स्टेट है सिक्किम, जहां पर टोटल सीट्स है 32 और 31 सीट्स पे एसकेएम ने विक्ट्री हासिल की थी। एसकेएम का मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी होता है और इन्होंने जीत हासिल की। तो इस पार्टी के जो लीडर है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, और प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं सिक्किम के, वो भी सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम, इसके पहले एक बार और ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सो लीडर ऑफ एसकेएम प्रेम सिंह तमांग टू टेक ऑफिस एज अ सिक्किम चीफ मिनिस्टर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन कराता है, प्रेसिडेंट कराते हैं, वैसे पर्टिकुलर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ कराने का काम उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर करते हैं। तो आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिन्होंने इन्हें शपथ ग्रहण कराई है या ओथ दिलाया है, ठीक। अगले पर्सन है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, अपॉइंटेड एज सीसीआई सेक्रेटरी। तो रिसेंटली सीसीआई के सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अनुपमा आनंद को रिप्लेस किया है। एक्चुअली अनुपमा आनंद को 2023 में सीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया था, बट इन्होंने 3 साल होने से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये वाली जो पोजीशन थी वो खाली थी, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को अपॉइंट किया गया है सीसीआई का सेक्रेटरी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। इसके पहले, मतलब पोस्टिंग से पहले, ये ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। सीसीआई क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को पास किया गया था एंड सीसीआई का फॉर्मेशन 14 अक्टूबर 2003 को हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो रवनीत कौर है। अब ये जो बॉडी है सीसीआई, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसके अलावा ये हेल्दी मार्केट कंपटीशन प्रोवाइड करती है। इट प्रमोट हेल्दी मार्केट कंपटीशन एंड प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप के बारे में, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कशन किया था। जर्मनी में ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं और मैंने आपको एक नाम बताया था, सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर पिस्टल राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। अब यहाँ पर एक ब्रोंज मेडल भी हमको मिला है और ये ब्रोंज मेडल 50 मीटर
50 मीटर राइफल इवेंट में किसने ला कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा सिफ्थ कौर सांबरा ने ये मेडल हमें ला के दिया है। तो एक गोल्ड हो गया, एक ब्रोंज हो गया, तो इंडिया को टोटल दो मेडल्स मिले हैं और मेडल टैली में हम थर्ड पोजीशन पे आते हैं और फ्रांस के साथ हम इस पोजीशन को शेयर कर रहे हैं। तो मेडल टैली में हम थर्ड पोजीशन पे हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है और चाइना के पास 11 मेडल्स हैं। सेकेंड नंबर पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे नॉर्वे मिल जाएगा। नॉर्वे के पास 3 मेडल्स है और हमारे पास 2 मेडल्स है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। 2 नाम है तो दोनों नाम आप याद रख सकते हो शूटिंग से एसोसिएटेड। अगला नाम है पूजा तोमर एंड पूजा तोमर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC। व्हाट इज द UFC? UFC मतलब अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप और एक मार्शियल आर्ट फॉर्म चैंपियनशिप है जो कि अमेरिकन कंपनी इसको कंडक्ट कराती है। इस अमेरिकन कंपनी के साथ 2023 में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली भी पहली विमेन कौन बनी थी? आंसर है पूजा तोमर, जिन्होंने यहाँ पे मार्शियल आर्ट के लिए इस कंपनी UFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिलहाल इन्होंने विक्ट्री हासिल की है और अगेन ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं। तो इंडिया पूजा तोमर बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इन 2024। ठीक है, UFC किसने जीता है? तो पूजा तोमर का नाम आपको याद रखना है। डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेबी। तो सेबी ने रिसेंटली एक अवार्ड जीता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक के एरिया में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी ने जीता है और ये अवार्ड कौन देता है? एशियन बैंकर्स। द एशियन बैंकर्स ने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से एक फ्रेमवर्क तैयार किया और इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट किया फॉर इट्स रोल इन एनहांसिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, ये अवार्ड किसने लिया है? तो आप देखेंगे सेबी के जो होल टाइम मेंबर है कमलेश चंद्र, उन्होंने हांगकांग में सेरेमनी को अटेंड किया था और हांगकांग में इस अवार्ड को रिसीव किया था। इस अवार्ड सेरेमनी में सेबी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसके बारे में लोगों ने डिस्कशन किया, वो है T+1 साइकिल। ओके, 2021 में सेबी ने T+1 साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था और 2023 में इसे एंटायर कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया। ये T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? अगर आप जिस दिन ट्रेडिंग करते हैं उसके नेक्स्ट डे आपका सेटलमेंट हो जाता है, मतलब जो आपके डीमेट अकाउंट होल्डर है उसमें रिफ्लेक्ट होने लगता है आपका अमाउंट। इसको हम T+1 सेटलमेंट साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और सेबी का फॉर्मेशन सेबी एक्ट 1992 के अंदर हुआ था। इसका काम क्या है? हमारे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। चेयरमैन आपको सेबी की मधुरी पुरी बुच देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है पोर्चुगल टू यूज गोल्डन वीजा स्कीम टू हेल्प माइग्रेंट। तो यहाँ पे पोर्चुगल एक नई स्कीम लॉन्च कर रहा है विच इज गोल्डन वीजा। तो ऐसे कोई भी फॉरेनर्स जो कि पोर्चुगल की रेसिडेंसी चाहते हैं और जिनके पास पैसा है, तो ऐसे लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कह रहा है कि आप आइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए हमारे यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट में, माइग्रेंट्स के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में, और हम आपको सिटीजनशिप या रेसिडेंसी प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी कहानी है। तो इस तरीके से गोल्डन वीजा को इंट्रोड्यूस कर रहा है पोर्चुगल, जिसका नाम क्या है? सॉलिडेरिटी वीजा है। ऑलरेडी इनके पास एक वीजा स्कीम है जिसको 2012 में लॉन्च किया गया था और ये नॉन यूरोपियन यूनियंस के लिए है जो कि पोर्चुगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हैं कि आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। सो पोर्चुगल टू अडॉप्ट इट्स गोल्डन वीजा स्कीम टू अलाउ वेल्दी फॉरेनर्स सीकिंग रेसिडेंसी राइट टू इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लोकल्स और अकोमोडेशन ऑफ माइग्रेंट्स। यहाँ पे गोल्डन वीजा स्कीम से इनका टारगेट है कि 7.3 मिलियन यूरोस 7.3 बिलियन यूरोस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा। कैपिटल क्या है? तो लिस्बन कैपिटल है, यूरो करेंसी है और लुइस मोंटेग्रो आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट है एक्सिम बैंक, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। तो इंडियन एक्सिम बैंक ने अपना एक नया ऑफिस ओपन किया है नैरोबी, केन्या में। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका का ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला है, नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे और भी ऑफिसेज आपको इंडिया के एक्सिम बैंक के देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो एक नया ऑफिस तैयार कर लिया गया है नैरोबी, केन्या में, जिसके कारण हम अब ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड को और बूस्ट कर सकते हैं। Export Import Bank of India recently opened its East Africa representative office in Nairobi, Kenya. This is a part of plan to grow its business around the world.
ठीक है। तो यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में कई सारे रिसोर्सेज हैं और यंग पॉपुलेशन भी है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया के एग्जिम बैंक ने अपना ऑफिस नैरोबी में ओपन किया है। एग्जिम बैंक का फॉर्मेशन 1982 में अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और हर्षा बांगरी इसकी चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इस बैंक के ऑफिसेस आपको अफ्रीका में और भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, कोट डिवोयर में, आपको कई सारे इनके ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मोंगला पोर्ट। अभी मोंगला पोर्ट क्या है, तो आप देखो, आपको जाना पड़ेगा बांग्लादेश में, एंड बांग्लादेश में आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल से 62 किलोमीटर पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है विच इज मोंगला पोर्ट, और ये आपके सुंदरवन डेल्टा एरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करना चाहता है। सो इंडिया एम टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश एंड बिल्ड अ न्यू टर्मिनल टू काउंटर चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे अपना एक नया टर्मिनल बनाना चाहता है। इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और आसानी से हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर हम एसेंशियल सर्विसेज को पहुंचा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि हम हैं जो इस टर्मिनल को रेडी करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और छोटे से रिपोर्ट के बारे में, एशिया पैसिफिक ग्लोबल कैपिटल फ्लो मई 2024। ठीक है, इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कितना आया है। तो इंडिया अमंग द टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ स्पेशली इन मेट्रो सिटीज आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वर्क करती हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, मतलब रियल एस्टेट के सेक्टर में काम हो रहा है। तो यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया टॉप 5 डेस्टिनेशंस में आता है। तो आप देखेंगे लिस्टेड इंडिया, चाइना, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया एज द टॉप 5 डेस्टिनेशन ग्लोबली फॉर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगर देखा जाए तो पूरे 2018 से अभी तक इंडिया ने $23 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में इंडिया ने $3.6 बिलियन का यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है इन द रियल एस्टेट। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आया है वो यूएसए से आया है। तो यूएसए रिमेन द टॉप इन्वेस्टर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट द 44% ऑफ द फॉरेन फ्लो। यहाँ पे मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रेडी टू यूज असेट्स में इन्वेस्ट किया है, मतलब जो अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेडी हैं। नेक्स्ट है आरबीआई परमिट ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट ऑफ यूपीआई लाइट वॉलेट। यहाँ पर अब क्या बात हुई है, यूपीआई का एक लाइट वर्जन है जिसका नाम है यूपीआई लाइट। ठीक, यूपीआई का एक सिंप्लीफाइड वर्जन आप बोल सकते हैं। तो यूपीआई लाइट इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड इट एक्ट्स एज अ ऑन डिवाइस वॉलेट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो एक वॉलेट की तरह काम करता है जिससे आप छोटे मोटे डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। ये जो यूपीआई वॉलेट होता है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2000 रुपीज होती है, एंड एक बार में आप सिंगल ट्रांजेक्शन 500 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते। Currently, the UPI Lite has a daily limit of 2000 rupees, while the upper limit for the single transaction is 500 rupees. ठीक है, अब जैसे कि मेरा वॉलेट है और मेरे वॉलेट में अब 500 रुपीज ही बचे हैं और मैं अपने वॉलेट को समय समय पर रिचार्ज करूंगी, तो मैं यहाँ पे एक लिमिट या एक थ्रेशोल्ड सेट कर सकती हूँ कि अगर मेरे वॉलेट में पैसा 500 से कम होता है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाए और मेरा वॉलेट रिचार्ज हो जाए। तो ये जो ऑटो रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस है इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड अ फैसिलिटी टू अलाउ कस्टमर टू ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश देयर यूपीआई लाइट वॉलेट टू प्रमोट स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स। तो हमारे देश में जो हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हम यहाँ पे अपने यूपीआई लाइट को बेसिकली प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। यूपीआई लाइट को 2022 में इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया था। डन है राजस्थान गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपीस इन द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। तो अभी हमने रिसेंटली महाराणा प्रताप जी की जयंती सेलिब्रेट की थी और उसी अवसर पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है। तो आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा ने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को रेडी करेगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है।
इसके अंदर महाराणा प्रताप से एसोसिएटेड जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे कि उदयपुर, हल्दी घाटी, इसके अलावा आपका देवर, छपाली, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तो जितने भी प्लेसेस यहाँ पर महाराणा प्रताप से एसोसिएटेड है, उन सारे प्लेसेस को कनेक्ट किया जाएगा और एक सर्किट बनाया जाएगा फॉर द टूरिज्म। ठीक है। अंडर दिस प्रोजेक्ट राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल डेवलप म्यूजियम एंड बेसिक एमिनिटीज फॉर द टूरिस्ट एंड इंप्रूव द ओवरऑल कनेक्टिविटी ऑफ दीज प्लेसेस। तो इस तरीके से 100 करोड़ रुपीज में इनिशियली ये सर्किट रेडी किया जाएगा राजस्थान में। अब यहाँ पे बात हो रही है महाराणा प्रताप के बारे में। सो महाराणा प्रताप जी के बारे में हमें थोड़ी सी बातें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है। महाराणा प्रताप वॉज बोर्न एज अ राणा प्रताप सिंह टू द मेवाड़। तो मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह टू। उदय सिंह टू ये वही राजा है जिन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की है। ठीक है। तो उदय सिंह टू ने ही उदयपुर शहर की स्थापना की है और उदय सिंह टू ही फादर हैं आपके महाराणा प्रताप के। तो इनका जन्म कहाँ होता है? कुंभलगढ़ राजस्थान में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। डन इतनी चीजें। अगली बात करते हैं। तो एक राजपूत किंग थे जो कि सिसोदिया क्लेन से बिलोंग करते थे। तो इनका क्लेन कौन है? सिसोदिया क्लेन से मेवाड़ राजपूत महाराणा प्रताप जी बिलोंग करते थे और इनका जो कोरोनेशन हुआ था, ये जब राजगद्दी पे बैठे थे, कब? 28 फेब 1572 को, 28 फरवरी 1572 को। ठीक है। इतनी चीजें। और इन्होंने अपनी कैपिटल चित्तूर को बनाया था। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? चित्तूर को बनाया। तो उस समय अकबर हुआ करता था, तो अकबर ने कहा कि आप अपनी टेरिटरी मतलब हमसे हाथ मिला लो, तो इन्होंने मना कर दिया। जब इन्होंने मना कर दिया तो यहाँ पर आपको एक बैटल देखने को मिलता है विच इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। ये बहुत ही फेमस बैटल होती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 18 जून 1576 में लड़ी जाती है महाराणा प्रताप एंड राजा मानसिंह ऑफ आमेर के बीच में। राजा मानसिंह ऑफ आमेर बेसिकली मुगल आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस समय मुगल रूलर कौन था? अकबर था। इसमें महाराणा प्रताप जी की हार होती है, अकबर की जीत होती है और चित्तूर को कैप्चर कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे महाराणा प्रताप अपनी नई कैपिटल बनाते हैं और नई कैपिटल का नाम होता है चावंड। ठीक है। और यही इसी प्लेस पे 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटे अमर सिंह गद्दी पर बैठते हैं। और उस समय अब राजा कौन है? जहांगीर है। मुगल रूलर कौन आ चुका है? जहांगीर आ चुका है। और जहांगीर के समय ये अपने एम्पायर को सबमिट करने का काम कर देते हैं। ठीक। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ शेम। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इजराइल एंड हमास को फॉर द फर्स्ट टाइम लिस्ट ऑफ शेम में इंट्रोड्यूस किया है या इंक्लूड किया है एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट डॉक्यूमेंटिंग वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। कि आपकी लड़ाई चल रही है लेकिन आप बच्चों के राइट्स को क्यों यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हो, क्यों आप ब्रीच कर रहे हो ह्यूमन राइट्स को। इसलिए यहाँ पर हमास और इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट ऑफ शेम में इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं है, कई सारे इंस्टीट्यूट और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी कंट्रीज आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगी, जैसे कि रशिया, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हरम, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, यमन, सीरिया, ये सभी की सभी ऑलरेडी इंक्लूडेड है लिस्ट ऑफ शेम में। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल पहली ऐसी कंट्री बन गई है जहां पे डेमोक्रेसी है और उसके बाद इसे लिस्ट ऑफ शेम में इंक्लूड किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन। डन। चलिए अब यहाँ पे छोटी छोटी सी एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं जिसको यूनिसेफ ने रिलीज किया है। नाम है चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 विच इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ, हाईलाइटिंग द सीवियर लेवल ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी। तो चाइल्ड फूड पॉवर्टी के बारे में इस रिपोर्ट पे बताया गया है। तो चाइल्ड फूड पॉवर्टी क्या होती है? तो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे बच्चे जिनकी एज 0 से लेकर 5 इयर्स के बीच में है, बट इनको प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसके कारण कई सारी इनएबिलिटीज इन बच्चों में देखने को मिलती है, कई सारी बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं। इसे ही हम चाइल्ड फूड पॉवर्टी कहते हैं। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में 27% और इंडिया में 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं, मतलब CFP में आते हैं, जिनके पास प्रॉपर एक वक्त का खाना नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां बच्चों में देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगली बात क्या कही गई है? ग्लोबली 1 in 4 चिल्ड्रन, मतलब 4 में से एक बच्चा ऐसा है जो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के चपेट में है और लगभग 181 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है और यहाँ पर वो CFP में आते हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रीजन बताया गया है कि गवर्नेंस सिस्टम फेल हो गया है। यहाँ पे फैमिली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नॉट
फेलिंग फैमिलीज, यहाँ पे जो फेल हुआ है वो गवर्नेंस सिस्टम फेल हुआ है, जिसके कारण CFP हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा अनहेल्दी जो कंजप्शन है, अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं बच्चों में भी, आप देखते हैं कि इनफैक्ट आप और मैं भी नूडल्स और दुनिया भर के हम ट्रांस फैट वाली चीजें खाते हैं। तो यहाँ पे बोला है राइज इन द अनहेल्दी फूड कंजप्शन रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शंस। ठीक है, जिसके कारण ये पुअर हाउस होल्ड है और नॉन पुअर हाउस होल्ड है, दोनों में ये चीजें देखने को मिल रही है कि अनहेल्दी फूड कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर क्राइसिस के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, मतलब एक क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है, तो एक तो फूड की शॉर्टेज है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे देशों के अपने कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर चल रही है। आप देख रहे हैं कि गाजा हो गया या यमन हो गया, सीरिया, सूडान, यहाँ पे आप लोगों को सिविल वॉर देखने को मिलती है। तो सिविल वॉर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन होता है, नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं। और क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है जिसके कारण यहाँ पे लगातार जो फूड की शॉर्टेज हमको देखने को मिल रही है। अगर हम इंडिया के स्टेटस की बात करते हैं तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा लिया गया है, और ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज अंडर 5 ईयर है तो 35.5% स्टंटेड, 19.3% वास्टेड एंड 32.1% चिल्ड्रन अंडरवेट एंड 3% ओवरवेट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 35.5% जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है वो स्टंटिंग, मतलब ऐसे बच्चे जिनका वेट इंक्रीज हो चुका है बट उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हुई है एज पर द एज के अकॉर्डिंगली उनकी हाइट इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, वास्टिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे बच्चे जो बहुत लंबे हो चुके हैं लेकिन बहुत पतले हैं, थिन है, पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट। एंड ओबेसिटी तो सभी को पता है, ओवरवेट होता है ओबेसिटी। अगर हम एनीमिया के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में जो 15 से लेकर 49 ईयर ग्रुप की प्रेग्नेंट वीमेन है उनमें आपको 52% एनीमिया देखने को मिलेगा, वहीं बच्चों में 67% आपको एनीमिया के केसेस देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 74% ऐसी पॉपुलेशन है जो हेल्दी फूड को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये बात भी यहाँ पे कही है कि 74% पॉपुलेशन है वो हेल्दी फूड को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसमें इंडिया का स्कोर बहुत खराब है। आप देखेंगे 28.7 स्कोर इंडिया का देखने को मिलेगा, और जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है, चाइल्ड वास्टिंग रेट में 18.7 इंडिया का स्कोर है, जो कि हाईएस्ट है इन दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। अब हमारे देश में सैनिटेशन भी प्रॉपर नहीं है। 60% आप देखेंगे, ओनली 69% यूज इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। अब बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बताई गई है कि यहाँ पर जो 1000 पेशेंट है, 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर की फैसिलिटी भी नहीं है। आप देखेंगे लो डॉक्टर 0.73% एंड द नर्सेज 1.75% या 75 डेंसिटी पर 1000 पीपल। तो 1000 लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केवल 50.3% ही चिल्ड्रन है जिनको आंगनवाड़ी की सर्विसेज मिलती हैं। मतलब रूरल एरिया में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो आसपास कोई आंगनवाड़ी की फैसिलिटी भी नहीं है प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ पे केवल 50% ही बच्चे हैं जिनके पास आंगनवाड़ी की सुविधा है, और प्रॉपर असेसमेंट भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्राउंड वाटर टू वार्म 2 to 3.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि आपको ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे रिस्क भी क्या है। पहले हम इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी, ग्लोबल ग्राउंड वाटर सिस्टम विल वार्म अप एट द लॉट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। मतलब 2100 तक हमारा जो ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर है वो 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो लगातार डिक्लाइन भी होते जाएगी। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसका इम्पैक्ट कई सारी कंट्रीज पे पड़ेगा, स्पेशली सेंट्रल रशिया, नदर्न चाइना, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड अमेजोन एरिया में इसका लार्जर इफेक्ट देखा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन है, ओके फाइन, लेकिन लगातार जो हम फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के करने के कारण कई सारी गैसेस एमिट हो रही हैं। ये सारे रीजन है जिसके कारण ग्राउंड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डन। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे
जर्मन रिसर्चर्स हैं, जर्मन रिसर्चर्स एट कार्लस्वेरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने पहला ग्लोबल मॉडल ऑफ ग्राउंड वाटर टेम्परेचर तैयार किया है, जो कि बताता है किस तरीके से हीट मूव हो रही है वाटर में और ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इन जर्मन रिसर्चर्स ने पहली बार ग्लोबल मॉडल ऑफ ग्राउंड वाटर टेम्परेचर को रेडी किया था। They look at how temperature have changed in the past to predict how they will change from the 2000 to 2100। तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है किस तरीके से ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर 2100 तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि नदियां भी अगर देखा जाए तो चार्ज करती हैं ग्राउंड वाटर को, तो लगातार गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है, नदियों का पानी भी गर्म होता है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी आपको लगातार गर्म होता जा रहा है, और गर्म पानी जो होता है ना, वार्म वाटर, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। डिजोल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है तो कई सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। कई सारे ऐसे मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन उनका डिक्लाइन होता है। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। ठीक है, वार्मर ग्राउंड वाटर raises the risk of diseases causing microbial growth, thereby affecting drinking water quality and potentially the lives of people। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि 2 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्राउंड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बाय 2100। ठीक, नेक्स्ट है, अगेन बात हो रही है आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। आर्टेमिस अकॉर्ड नासा का एक इनिशिएटिव है और इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। ये एक नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट है, कोई भी पॉलिटिकली बाइंडिंग नेचर का या लीगली नेचर का नहीं है, कोई भी अपने वॉलंटरी नेचर से इसको ज्वाइन कर सकता है। ये जो अकॉर्ड है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल है, सेट ऑफ गाइडलाइंस को इशू करता है कि हमें किस तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है, किस तरीके से हमारे स्पेस का इस्तेमाल करना है। रिसेंटली पेरू एंड स्लोवाकिया ने यहाँ पर आर्टेमिस अकॉर्ड को हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में साइन किया है। ठीक है, तो पेरू 41 नंबर का एंड स्लोवाकिया 42 नंबर की कंट्री बन गई है जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। डन। चलिए, अब बिल गेट की एक संस्मरण या बिल गेट का हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोर्स कोड, और सोर्स कोड को 4 फेब 2025 में रिलीज किया जाएगा बाय द बिल गेट। डन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, मोंगला पोर्ट रिसेंटली न्यूज में देखा गया, कहां पर है? अभी हमने देखा बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकिहोली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे यंगेस्ट ट्राइबल लीडर कौन बन गई है जिन्होंने पार्लियामेंट पे एंट्री ली है? प्रियंका उनका नाम है और इनकी जो सीट है वो है चिकोडी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीसीआई के सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आज ही हमने डिस्कस किया है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीजा स्कीम सॉलिडिटरी वीजा टू हेल्प माइग्रेंट्स? आंसर इज पोर्चुगल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, RBI has proposed a facility to allow customer to automatically replenish their UPI Lite wallet and promote small value digital payment in June 2024. Currently the UPI Lite has a daily limit of blank rupees. So daily limit कितनी है? 2000 rupees की है UPI Lite की। Next है, who has been appointed as the brand ambassador of Bisleri Lemonetta? आंसर हो जाएगा आदित्य राय कपूर। आदित्य रॉय कपूर। ऑप्शन डी। फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक ने जीता है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विच IIT हैज लॉन्च उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप? तो ड्रोन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए उड़ान प्रोग्राम लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। ओके, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और नए करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे, एंड पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो टेक केयर।